नमस्कार दोस्तों, यूपी टीजीटी एग्जाम 2025 की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये मस्कुलर सिस्टम का पार्ट 3 है। इसके पहले मस्कुलर सिस्टम के 2 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन हम इस पार्ट में करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, जहाँ क्लिक करके आप सभी पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। टेनिस एल्बो क्या है? व्हाट इज टेनिस एल्बो? तो इसके ऑप्शन है मांसपेशी इंजरी, अति उपयोग से उत्पन्न इंजरी, मोच आना या हड्डियों की इंजरी। तो टेनिस एल्बो एक इंजरी है, तो सबको ही पता होगा, लेकिन ये किस प्रकार की इंजरी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अति उपयोग से उत्पन्न इंजरी। जब हम किसी मांसपेशी का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उससे उत्पन्न इंजरी टेनिस एल्बो इंजरी होती है। इसका नाम टेनिस एल्बो इसलिए है क्योंकि ये हमारी एल्बो से रिलेटेड इंजरी है, और टेनिस के गेम में जो मसल्स यूज़ होती है, ये इंजरी उन्हीं मसल्स में होती है, इसीलिए इसका नाम टेनिस एल्बो इंजरी है। और ये इंजरी क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी को हुई थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट, कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चबनी यानी पटेला हड्डी की चोट से संबंध है? विच स्पोर्ट इज जनरली एसोसिएटेड विद नी पटेला बोन इंजरी? आपको बताना है वो कौन सा खेल है जिसमें पटेला बोन में इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी नी इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके ऑप्शन है बॉक्सिंग, फुटबॉल, टेनिस या बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। फुटबॉल और टेनिस दोनों ही खेलों में पटेला यानी नी में होने वाली इंजरी की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और पटेला नी की हड्डी होती है, यहाँ पे ये इंजरी बहुत होती है। नेक्स्ट, एचिलिस टेंडोनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? व्हाट स्ट्रेंथेन्स द बॉडी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एचिलिस टेंडोनाइटिस? तो इसके ऑप्शन है पैर की आर्च लंबी होती है, टखने का जोड़ मजबूत होता है, पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती है, क्वाड्रिसेप मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो आपको बताना है कि एचिलिस टेंडोनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। एचिलिस टेंडन जो होता है ये हमारे एड़ी समझ रहे हैं ना, की हड्डी में होता है, और इसके प्रभाव को कम करने से पिंडली की मांसपेशियां यानी पिंडली यानी काफ मसल्स मजबूत होती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोकल इफेक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी? तो इसके ऑप्शन है मसल टोन का बढ़ना, मसल स्पाज्म में कमी, सॉफ्ट टिश्यू के लचीलेपन में वृद्धि, सेल मेटाबॉलिज्म दर में वृद्धि। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मसल टोन का बढ़ना। मसल टोन के बढ़ने से ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट, व्यायाम के दौरान मांसपेशी या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एन इलेक्ट्रिकल एक्शन इज जनरेटेड इन अ मसल और नर्व सेल विच इज कॉल्ड? तो इसके ऑप्शन है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आवेग, एक्शन पोटेंशियल या इसेंट्रिक ध्यान। तो व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में या तंत्रिका कोशिका में जो विद्युत क्रिया उत्पन्न होती है वो क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्शन पोटेंशियल। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में या तंत्रिका कोशिकाओं में जो विद्युतीय क्रिया उत्पन्न होती है उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट, हृदय की दीवार का मध्य कोटस्थ कौन सा है? व्हाट इज द मिडिल कोट ऑफ द हार्ट वॉल? तो इसके ऑप्शन है पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम या मायोकार्डियम। तो इसका सही आंसर है, ये सबको ही पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मायोकार्डियम। हृदय की दीवार का मध्य कोट जो होता है वो मायोकार्डियम होता है। इसमें देखिए 3 लेयर होती हैं। जो पहली लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक सबसे ऊपर की, और जो बीच की लेयर होती है यानी मध्य की, वो मिडिल लेयर, वो हमारी मायोकार्डियम कहलाती है, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है यानी इनसाइड की, ये एंडोकार्डियम कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, मायोकार्डियम। नेक्स्ट, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म इज फाउंड। तो इसके ऑप्शन नेफ्रॉन, सार्कोलिमा, मांसपेशी कोशिका में या तंत्रिका कोशिका में। सार्कोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, ये मैंने आपको कराया भी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मांसपेशी कोशिका में। सार्कोप्लाज्म मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट,
फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेन मसल इन्वॉल्व द थ्रोइंग स्पोर्ट इवेंट? तो इसके ऑप्शन है अंतराई, पट, वृहत अंशपेशी, द्विशिरक, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हिंदी में नाम लिखे हैं, मैंने आपसे कहा था ना हिंदी के नाम बहुत टफ पड़ते हैं, इसीलिए मैंने इस बार इसमें हिंदी के नाम यूज किए। मैं चाहता तो इंटरकोस्टल, पेक्टोरल, बाइसेप्स लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको हिंदी के नाम भी लिख दिए जाएं। तो आपको बताना है कि जो फेंकने के लिए स्पर्धाएं होती हैं, इसमें थ्रोइंग इवेंट जिसमें होते हैं, उसमें कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इसने थ्रोइंग मसल पूछी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पेक्टोरल मेजर या वृहत अंशपेशी। हिंदी में इसको वृहत अंशपेशी कहते हैं, पेक्टोरल मेजर। इसी को हम थ्रोइंग मसल भी कहते हैं। जो फेंकने के गेम्स होते हैं जैसे शॉट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन, इसमें ये मसल मेन रोल निभाती है, इसी को थ्रोइंग मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट, श्रोणी को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है। द मसल यूज्ड टू बेंड द पेल्विस इज नोन एज। तो इसके ऑप्शन है चतुरिस्क, तिरस्क, द्विरिस्क, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रोणी यानी जो पेल्विस एरिया होता है, यानी कमर को जब हम मोड़ते हैं तो इसको मोड़ने में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? तो इसका सही आंसर है, देखिए ट्राइसेप बाइसेप हो नहीं सकती, क्योंकि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स जो है वो हैंड की मसल्स हैं, ठीक। और यहाँ बात किसकी हो रही है? पेल्विस की। तो यहाँ पे कौन सी मसल होती है? तो ये होती है क्वाड्रिसेप्स। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चतुशिरस्क, यानी क्वाड्रिसेप मसल। क्वाड्रिसेप बोलना आसान है, चतुरिस्क नहीं याद होगा, ठीक है। लेकिन हिंदी के नाम इसलिए याद करवा रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कुछ अंदाजा लग सके जब आपका पेपर सामने आए। नेक्स्ट, लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं। व्हाट आर द बेस्ट मेल एंड फीमेल रनर्स इन द लॉन्ग डिस्टेंस? देखिए तो यहाँ पे फाइवर्स की बात की गई है। आपको बताना है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के रेसर्स मेल या फीमेल्स होते हैं उनमें कौन से फाइबर पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, तीव्र स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, मध्यवर्ती स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, या 50% धीमे और 50% तीव्र स्फुरण वाले तंतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस की रेसेस होती हैं इसमें स्लो ट्विस्ट फाइबर्स यूज होते हैं, तो इसीलिए इसमें रेड मसल फाइबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? विच टाइप ऑफ फाइबर हेल्प टू ज्वाइनिंग ईच अदर? तो इसके ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, या मांसपेशीय तंतु। तो आपको बताना है वो कौन से तंतु होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं यानी कनेक्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन से ही सब पता चल रहा है कि ऑप्शन बी सही होगा, कनेक्टिव टिश्यू। जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट, सिटअप्स का उद्देश्य है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटअप्स? तो इसके ऑप्शन है उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना, उदर क्षेत्र को उपयुक्त आकार देना, वसा को कम करना, वजन कम करना। तो जो हम लोग सिटअप्स की एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या इफेक्ट होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना। सिटअप्स का मेन उद्देश्य यानी मेन पर्पज होता है उदर, यानी जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है, यानी पेट का जो एरिया होता है, इसकी जो मसल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करना, यानी उनको शक्ति प्रदान करना, उनको मजबूत करना। नेक्स्ट, अवलंबी मांसपेशियां जिनमें कम स्पष्ट टेंडन होता है और असुंडाकार होती हैं को कहा जाता है। देखिए अवलंबी मांसपेशियां कौन सी होती हैं? तो इनको कहते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल विच हैव लेस प्रोनाउंस्ड टेंडन एंड आर ओब्लिंग इन शेप आर कॉल्ड। तो इसके ऑप्शन है लंबी मांसपेशियां, पट्टा मांसपेशियां, अनुप्रस्थ परिच्छेदीय मांसपेशियां, या पेनिफॉर्म मांसपेशियां। तो आपको बताना है वो कौन सी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जिनमें स्पष्ट टेंडन नहीं होता और अशुंडाकार होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रैप मसल्स या पट्टा मांसपेशियां। नेक्स्ट, मांसपेशी सहन क्षमता पुष्टि का एक घटक है। निम्न में से कौन सा मांसपेशी सहन क्षमता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मसल एंडोरेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ एफर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मसल एंडोरेंस। तो आपको बताना है कि मसल एंडोरेंस होता क्या है। तो इसके ऑप्शन है भारी वजन उठाने में सक्षम होना,
एक छोटी दूरी तक तेजी से दौड़ने में सक्षम होना, समय की एक लंबी अवधि के लिए सीधी टांगों से अपने पैर की उंगलियों को छूने में सक्षम होना, थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना। तो आप सभी ने सहन क्षमता और इंडोरेंस की परिभाषा जरूर पढ़ी होगी। यहाँ पे बताना है आपको कि मसल इंडोरेंस क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना। बिना थके अगर हम सारे कार्य कर लेते हैं तो ये हमारी मांसपेशी सहन क्षमता यानी इंडोरेंस कहलाता है। नेक्स्ट, मांसपेशी के दूसरे प्रकार को डोम्स कहा जाता है। डोम्स का पूर्ण रूप क्या है? द सेकंड टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड डोम्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डोम्स? तो आपको बताना है डोम्स जो शब्द है DOMS, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसके ऑप्शन है डिक्लाइंड ऑनसेट मस्कुलर स्ट्रेंथ, डिलेड ऑनसेट मस्कुलर स्ट्रेंथ, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस या डिक्लाइंड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो डोम्स का सही आंसर क्या है? तो इसका सही मतलब है ऑप्शन सी, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, इसको ही हम मांसपेशी पीड़ा के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे गलत लिख गया है, मांसपेशी लिख गया है, एक शब्द मिस हो गया है। यहाँ पे मांसपेशी पीड़ा यानी जो मसल्स में दर्द होता है, इसको हम डोम्स के नाम से जानते हैं। यही होता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ठीक है। नेक्स्ट, तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है? व्हाट कॉज स्ट्रेन मसल? तो जो मांसपेशियों में तनाव होता है उसका रीजन क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है खाने के बाद अचानक व्यायाम, अक्सर व्यायाम, अचानक ओवर स्ट्रेचिंग, व्यायाम के दौरान पर्याप्त पानी न पीना। तो इसका मेन सही आंसर है ऑप्शन सी, अचानक ओवर स्ट्रेचिंग। तनावपूर्ण मांसपेशियों का मेन रीजन होता है अचानक ओवर स्ट्रेचिंग। सडन हम ओवर स्ट्रेच कर देते हैं तो इससे तनावपूर्ण मांसपेशियां हो जाती हैं, यानी अचानक खिंचाव हो जाता है। नेक्स्ट, मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिनका नाम है थिक फिलामेंट कंटेन्स लॉन्ग प्रोटीन के नेम। तो देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दो होते हैं। तो थिक फिलामेंट में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, थिन फिलामेंट में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे पूछा है कि थिक फिलामेंट में कौन सा प्रोटीन होता है। तो इसके ऑप्शन है मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन या कैलमॉड्यूलिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मायोसिन। थिक फिलामेंट जो होते हैं उनमें मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो एक्टिन होता है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन लिख गया है यहाँ पे, ये एक्टिन है। ठीक, और ये जो एक्टिन होता है ये होता है थिन फिलामेंट में, यानी जो पतले फिलामेंट होते हैं ये उनका प्रोटीन होता है। और जो थिक यानी जो मोटे फिलामेंट होते हैं, इनका प्रोटीन क्या होता है? इनका प्रोटीन होता है मायोसिन। नेक्स्ट, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है, व्हेन डज रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज मसल मास? तो जब हम नियमित व्यायाम करते हैं तो मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? देखिए, पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं लिखा ना क्या, क्यों, बस इतना ही बोल दिया कि जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब यही है कि उसने पूछा है कि नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है UPTGT। कभी कभी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आ रहा कि क्या पूछ रहा है, लेकिन वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसके ऑप्शन है हाइपरट्रॉफी, एंट्रोपी, ओवरलोड या स्वास्थ्य। तो जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो इसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है, फैट इज मेनली स्टोर्ड इन द बॉडी। तो इसके ऑप्शन है ग्लाइकोजन की तरह, आमाशय में, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह, या मांसपेशियों और यकृत में। तो आपको बताना है शरीर में जो फैट होती है वो कैसे जमा होती है और किस फॉर्म में जमा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एज ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड एंड एडिपोज टिश्यू। तो जो वसा होती है वो ट्राइग्लिसराइड में, एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारे शरीर में जमा होती है। नेक्स्ट, जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और शक्ति में कम हो जाती है को कहते हैं। व्हाट इज व्हेन द मसल इज वीक, शॉर्ट एंड रिड्यूस इन स्ट्रेंथ? तो इसके ऑप्शन है टीडीएम, एंट्रोपी, प्लायोमेट्रिक्स या हाइपरट्रोपी। तो देखिए, अभी मैंने पीछे क्या पढ़ा है कि व्यायाम करने से जो मांसपेशियों में वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हमने हाइपरट्रोफी कहा था। तो यहाँ ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि शक्ति कम हो गई, यानी मसल्स कमजोर हो गई, वीक हो गई, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अट्रोफी। जब मांसपेशियां कमजोर और छोटी और शक्ति कम हो जाती है तो उसको अट्रोफी कहते हैं। मस्कुलर सिस्टम के
इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम मस्कुलर सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, यानी सारे क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में कर लेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीक से हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।